Hello viewers, it's Dr. Sarva Chaudhary here from Australian Polyclinic. We're going to talk about pleural effusion today. Pleural effusion जो होती है ये फेफड़ों के इर्द गिर्द पानी का इकट्ठा हो जाने को कहते हैं. ये एक कॉमन कंडीशन है जो कि हम पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर देखते हैं. पानी का इकट्ठा हो जाना फेफड़ों के गिर्द, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं. जो कॉमन वजूहात में से अगर हम बात करें तो जो हार्ट फेलियर या ऐसे पेशेंट जिनके अंदर पानी वैसे ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, पेट में भी पानी है या टांगों में पानी है, तो उनके फेफड़ों के इर्द गिर्द भी पानी इकट्ठा हो जाता है. ऐसे पेशेंट्स आमतौर पे या तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, या उनका लीवर काम नहीं कर रहा होता, या वो किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं. तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस रीज़न, और ये आमतौर पे पानी जो दोनों साइड के ऊपर ही होता है. इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट है वो डिपेंडेंट है कि वो उसकी अंडरलाइंग रीज़न क्या होती है. अगर उसका प्राइमरली हार्ट फेलियर, तो हम उसका हार्ट फेलियर ट्रीट करते हैं. अगर हम आते हैं जो मेन प्राइमरी प्लूरल डिजीजेज हैं जिसके अंदर फेफड़ों के गिर्द पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें से जो कॉमन रीज़न है वो है निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन, जिसके अंदर जो फेफड़ों के अंदर जो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स होती हैं वो लीक हो जाती हैं, जिस वजह से पानी उसके बाहर सिम के आ जाता है और इकट्ठा हो जाता है. आमतौर पर ये थोड़ी मकदार में होता है, लेकिन कई दफ़ा उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है और वो उसमें पीप बन जाती है, जिसको हम एम्पाइमा कहते हैं. अगर उसके अंदर इन्फेक्शन ना हो तो हम उसको पैरानिमोनिक एफ्यूजन कहते हैं, जो कि निमोनिया के साथ फ्लूइड इकट्ठा तो हो गया लेकिन उसमें इन्फेक्शन नहीं है. इसकी जो है ना, इसको लहदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो गई है तो फिर हमें उस फ्लूइड को ड्रेन करना लाजमी होता है, कंप्लीट फ्लूइड ड्रेनेज. अगर उसमें इन्फेक्शन नहीं है और सिर्फ निमोनिया की वजह से सीप आउट किया हुआ है, सादा पानी है, तो उसके लिए उसको ड्रेन करना लाजमी नहीं होता. इसके अलावा जो दूसरी रीजंस होती हैं आपकी ट्यूबरकुलोसिस या टीबी है. टीबी इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज अनफॉर्चुनेटली इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और ये ना सिर्फ फेफड़ों के मर्ज के साथ आ सकती है, निमोनिया के साथ आ सकती है, बल्कि ये इसके अंदर कई दफ़ा पेशेंट प्राइमरली प्रेजेंट करते हैं जिसमें उनको प्लूरल एफ्यूजन हुई होती है. तो वो एक रीज़न है. उसके बाद कुछ और सी डिजीज़ हैं जिसके अंदर सोजश हो जाती है, जो फेफड़ों के गिर्द झिल्ली होती है जिसको प्लूरा कहते हैं, उसकी सोजश होने की वजह से फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है. इसकी आम मिसाल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ऐसे पेशेंट जिनके अंदर छोटे छोटे जॉइंट्स के अंदर सोजश होती है, तो इनमें भी पानी इकट्ठा हो सकता है. इसके अलावा SLE या लूपस डिजीज़ है, उसके अंदर भी पानी इकट्ठा हो सकता है. इसकी जो वरीसम या बहुत ज़्यादा परेशान कुन वजूहात हैं, उसके अंदर कैंसर है. अगर किसी को फेफड़े का कैंसर है, लंग कैंसर है, या उसके प्लूरल का कैंसर है ऑफ सम काइंड, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी पानी इकट्ठा हो जाता है. आमतौर पर यूनिलैटरल होता है, एक साइड के ऊपर होता है, और उसमें आपको जो ट्यूमर भी कई दफ़ा नज़र आ जाती है अगर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हुआ हो. और कई दफ़ा उसको देखने के लिए हमें फ्लूइड को निकालना पड़ता है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि अंडरलाइंग अगर कोई ट्यूमर है तो वो कहाँ पे है. जनरली अगर ऐसे पेशेंट जो प्लूरल एफ्यूजन के साथ आते हैं, इनको चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन की ज़रूरत होती है, और हमें डायग्नोस्टिक सैंपल लेना होता है उनके फ्लूइड का, जो कि हम लोकल एनेस्थीसिया के साथ अल्ट्रासाउंड मशीन की मदद से लोकलाइज करके 10 से 20 ml और वो हम पानी वहाँ से निकाल के लेबॉर्ट्री को भेजते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि उसकी वजह क्या होगी, ताकि हम उसको प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकें. अगर इन्फेक्शन उसकी रीज़न होगी तो हम उसको पानी को टोटली रिमूव करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे. अगर ट्यूबरकुलोसिस होगी तो हम TB की ट्रीटमेंट देंगे. अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसको ट्रीटमेंट जो होती है इम्यूनोसप्रेसेंट से होती है, उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं. और अगर किसी को कैंसर की वजह से प्लूरल एफ्यूजन हो रही है, तो हम ना सिर्फ उसको फ्लूइड को ड्रेन करेंगे ताकि उनका सांस बेहतर हो सके, बल्कि ऐसे पेशेंट को कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है.
अगर पेशेंट्स की सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे पेशेंट्स को अगर थोड़ी बहुत फ्यूजन है तो उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होती हैं। अगर ज़्यादा हो जाए तो उसमें सांस का फूलना, सांस का तेज तेज आना, सीने में दर्द होना, खांसी का आना, खांसी के साथ बलगम का आना या ब्लड का आना भी शामिल हो सकता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो या आपके किसी और जानने वाले को ऐसी कोई सिम्टम्स का मसला हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अपने जो डॉक्टर से बात करें और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि अर्ली डिजीज़ को हम अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और जैसे डिजीज़ बढ़ती है उसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।